गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, उसके बारे में अपन ने टोटल जो भी चीज़ थी क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन में वो अपने स्टडी कर ली थी। जैसे उसमें क्या था, क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग रन होता है। उसके बाद जितने भी उसमें क्या थे, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन का जो रिलेशनशिप था उस क्लासिकल प्रोडक्शन में वो पढ़ लिया था। और इन तीनों प्रोडक्शन क्या टीपी, एपी और एमपी का किसके साथ, इनपुट के साथ क्या रिलेशन रहा वो भी अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद पढ़ा था अपन ने इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या होती है वो भी अपन ने पढ़ा था। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, नॉर्मली क्या है, ए रेशियो ऑफ एमपी टू एपी, ठीक है ना। उससे आगे अपन ने क्या कहा था कि जो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है अपना, उसमें से क्या होंगे, 3 लॉ ड्राइव होंगे, ठीक है ना। कौन कौन सा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स और लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। ये 3 क्या होंगे, लॉ ड्राइव होंगे कहाँ से, क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन से। ये क्या थी अपने टीपी, ये क्या था एपी और ये क्या था एमपी। इनको टीपीपी, एपीपी और एमपीपी भी बोल सकते हैं फिजिकल यूनिट में, ठीक है। ये वाई एक्सेस हो गया, ये क्या था अपना आउटपुट एक्सेस, ये क्या था एक्स एक्सेस पे इनपुट। अपन ने देखा था किसका, टोटल प्रोडक्शन का बिहेवियर देखा था इन रिलेशन ऑफ इनपुट्स में। तो इसमें क्या था कि स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या होता है, एमपी क्या होता है, बढ़ता रहता है। इसलिए यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे अगर एमपी आ गया, उसके बाद यहाँ होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये भी अपन ने पढ़ लिया था। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ के बाद टोटल प्रोडक्शन का कर्व का क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है। अब वो यहाँ क्या है, थोड़ी देर कांस्टेंट रेट से क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा थोड़ी देर, उसके बाद वो क्या होने लग जाएगा, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लग जाएगा जब तक क्या है, टीपी हाईएस्ट न हो जाए। तो यहाँ क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। और अपन ने जो तीनों लॉ है रिटर्न्स के, कौन कौन से, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स और लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, और तीनों ही कहाँ से, इसे क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन से ड्राइव होते हैं। अब देखो पहला अपना क्या है, जो पहला लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नॉर्मली अपने क्या होता है कि फॉर्म, जब भी अपन कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या जो अपने एग्रीकल्चर में है, सबसे ज़्यादा जो लॉ होता है वो क्या होता है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल रिटर्न्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है नॉर्मली, जैसे अपन ने देखा था कि अपन ने किस किस के बीच में रिलेशन देख रहे थे, एक इनपुट और आउटपुट के बीच में। अदर इनपुट्स क्या थे अपने, कांस्टेंट थे। तो अपन ने जैसे मान लिया पहली यूनिट अपन ने क्या की, फील्ड में अप्लाई की, फर्टिलाइजर को अपन ने वेरिएबल माना था, अदर इनपुट थे उनको क्या माना था, कांस्टेंट माना था। तो अपन ने पहली यूनिट अगर फर्टिलाइजर की अपन ने क्या की, अपने फील्ड में अप्लाई की, तो अपना प्रोडक्शन कितना हुआ था, मान लीजिए अपना प्रोडक्शन हुआ था 20 क्विंटल, ठीक है। तो वैसे एडिशनल यूनिट अपन डालते गए, एक एक यूनिट में क्या करते गए, वृद्धि करते गए। तो अगला जो प्रोडक्शन हुआ वो कितना हुआ, 36 क्विंटल। ये है टोटल प्रोडक्शन। फिर अपन ने क्या किया, तीसरी यूनिट फिर अपन ने खेत में फील्ड में अप्लाई की, तो अब क्या हुआ, अपना जो प्रोडक्शन हो, टोटल प्रोडक्शन हुआ 46 क्विंटल। अगर चौथी अपने यूनिट क्या है, फील्ड में अप्लाई की, तो अपना प्रोडक्शन हुआ 50। अगर पाँचवीं की फिर क्या हुआ
50। अब क्या हुआ कि देखो पहले एडिशनल यूनिट जो अपन ने ऐड की अपने फील्ड में, मतलब एक यूनिट में क्या किया अपन ने, वृद्धि की या इंक्रीज किया इनपुट का एक यूनिट, तो अपने आउटपुट में कितनी वृद्धि हुई, 16 यूनिट। मतलब इस एक यूनिट इनपुट से अपना आउटपुट में कितना ग्रो हुआ, 16 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि एमपी कितना है इसका, 16। मतलब एमपी का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट, या इस अपन कह सकते हैं कि इनपुट का एक एडिशनल यूनिट अपने फील्ड में ऐड करने से जो आउटपुट में अपना चेंज आता है वो क्या होता है, एमपी या मार्जिनल प्रोडक्ट। तो एडिशनल यूनिट अपन ने एक ऐड किया तो जो चेंज कितना आया टोटल आउटपुट में, 16 यूनिट का, तो ये क्या है अपना एमपी। जैसे फिर दूसरे से तीसरे यूनिट, मतलब एक यूनिट में और चेंज किया तो प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, 10 यूनिट। ठीक है, तीसरा यूनिट फिर चेंज किया एक यूनिट, तीसरे से चौथा, फिर कितना हुआ, फिर कितना चेंज आया अपना, 4 यूनिट। देखो यहां से सीधा एक कॉन्सेप्ट समझो इजी सा कि जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं, इनपुट को ऐड कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इंक्रीज होने की रेट है वो क्या है, डिक्रीज है। मतलब कि पहले अगर अपने इनपुट यूज़ किया तो 16 का वृद्धि हुई थी, दूसरा इनपुट यूज़ किया तो 10 यूनिट, तीसरी इनपुट यूज़ की तो क्या हुआ, 4 यूनिट की वृद्धि हुई। तो मतलब बढ़ तो रहा है, लेकिन जो बढ़ने की रेट है वो क्या है, घटती हुई दर से है। तो अपन इसको कह सकते हैं, इसको डिफाइन करें तो ईच यूनिट ऑफ additional variable add each unit of additional variable when वो क्या होते हैं, कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं, फिक्स फैक्टर टू द add less and less produce than previous यूनिट। मतलब जैसे जैसे अपन क्या करते जाएंगे, एक एडिशनल इनपुट अपने फील्ड में यूज करते जाएंगे, तो जो पिछले यूनिट जो अपन ने ऐड किया था अपने फील्ड में जो इनपुट की, उससे आगे वाला इनपुट क्या करेगा, कम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, यही क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। तो यही अपन ने क्या किया था, इसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जैसे देखो यहां से 4 से 5 तक गए थे, कितने थे, 12 यूनिट, 5 से 6 तक गए तो कितने, 4 यूनिट। मतलब जैसे जैसे अपन ने क्या किया, इनपुट ज़्यादा यूज करते गए तो अपना प्रोडक्शन जो मिल रहा था जिस एडिशनल यूनिट इनपुट से, वो क्या था, पिछले यूनिट जो अपन ऐड की थी उससे कम मिल रहा था। तो ये जो पार्ट है यहाँ से, ये क्या होता है, जो प्रोडक्शन, देखो टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन जो रेट है बढ़ने की वो क्या है, घटती हुई दर से बढ़ रहा है। उसके बाद देखो इसको इससे भी बोल सकते हैं अपन, दूसरी चीज़ कि लो डिमिनिशिंग रिटर्न कहाँ होता है, व्हेन एमपी या मार्जिनल प्रोडक्ट आर डिक्रीजिंग। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है। ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या इज रेफर एज, तो इसमें ये क्या देते हैं, डेफिनेशन दे देते हैं 3-4, उसमें से कौन सा करेक्ट है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टोटल प्रोडक्ट आर इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, वो भी क्या अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है। इन तीनों में किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होगा। इसमें क्या क्या चीज़ घटित होगी, देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में, इसमें देखो एक तो क्या होगा, जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगा कि एपी होगा, वो क्या होगा,
डिक्रीज होता हुआ होगा। और तीसरी चीज़ होगी एमपी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन अब देखो एपी क्या होगा, इसमें एमपी से ज़्यादा होगा। ये भी देखो क्यों, एमपी ऊपर है एपी नीचे है, तो एमपी ज़्यादा होगा और एपी कम होगा, तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, एमपी लेस देन एपी। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, आपको बताया था इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एमपी बाई एपी। और एपी छोटा है, एमपी बड़ा है, एपी बड़ा है, सॉरी एमपी छोटा और एपी बड़ा है, तो क्या होगी इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, लेस देन 1 होगी। लेस देन का 1 का मतलब क्या होगा कि अगर अपन 1% अगर अपन इनपुट में चेंज करेंगे, ठीक है, 1% अगर अपन इनपुट में चेंज करेंगे तो आउटपुट में होने वाला चेंज क्या होगा, लेस देन 1% होगा। मतलब आउटपुट इनपुट की कंपेयर में आउटपुट कम चेंज होगा, वो क्या होगा, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, अब देखो इसका यहाँ से अगर अपन इसको थोड़ा सा अलग करें, ये ग्राफ बनाएं, तो अब इसकी शेप क्या है, देखो इसकी शेप ऐसी होगी, अब देखो इसकी शेप क्या है, कॉन्वेक्स। वहाँ से इसको ड्राइव करें उतनी उतनी इसकी शेप तो क्या होगी, ऐसी देखने में ऐसी दिखाई देगी। ठीक है ना, तो अपन को अगर पूछ लिया जाए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल और लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स में जो प्रोडक्शन टीपी है या टोटल प्रोडक्ट है उसका कर्व कैसा होगा, तो कैसा होगा, वो होगा कॉनकेव। ठीक है ना, जो अपन देखो इस क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन से अगर अपन इतना ड्राइव करें, ये क्या इतना इतना अपना क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है यहाँ तक, तो अगर इसको देखें तो ये वही शेप है, किस तरह की, कॉन्वेक्स। ठीक है ना, और दूसरा इसमें जो लॉ है वो देखो, ये तो हो गई बात अपनी लॉ ऑफ इंक्रीज डिमिनिशिंग रिटर्न्स की। अब बात करेंगे अपन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है ना, जो दूसरा है वो क्या है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है अपना, कि जैसे जैसे अपन क्या है कि एडिशनल इनपुट को अपने फील्ड में ऐड करते जाएंगे या बिजनेस में ऐड करते जाएंगे, तो जो होने वाला प्रोडक्शन है उस एडिशनल इनपुट से जो एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, जो प्रीवियस यूनिट होगी उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ये अपना फर्टिलाइज़र जो अपन ने वेरिएबल रखा था, ठीक है, ये क्या है अपना एमपी या चेंज इन आउटपुट। तो जैसे अपन ने पहली यूनिट क्या की अपने फील्ड में ऐड की फर्टिलाइज़र की, तो अपना प्रोडक्शन हो रहा था 2 यूनिट। ठीक है, दूसरी यूनिट अपन ने जैसे भी एक एडिशनल यूनिट ऐड की, मतलब 1 यूनिट क्या है एक्स्ट्रा ऐड की अपने फील्ड में, तो अब जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितना हुआ, 6 क्विंटल। तीसरी की तो कितना हो गया, 12। चौथे की तो कितना हो गया, 20। पाँचवीं की तो कितना हो गया, 30। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था एमपी क्या होती है, अपने प्रोडक्शन के चेंज होने की रेट है, कि किस रेट से अपना प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, वो कौन इंडिकेट करता है, अपना एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। आपको बताया था मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, कि एक एडिशनल आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी अपना खर्चा करते हैं वो क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, कि एक एडिशनल इनपुट चेंज करने से जो अपना आउटपुट में जो चेंज आता है वो क्या होता है, एमपी। तो ये क्या करता है, अपना आउटपुट की रेट को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब देखो पहले यूनिट अपन ऐड कर रहे थे तो 2 यूनिट अपन को क्या मिल रहा था, प्रोडक्शन मिल रहा था, वही किसको बोलते हैं, टीपी को। ठीक है ना, और जब 2 से तीसरी 1 यूनिट और चेंज की अपन ने, तो क्या हुआ, यहाँ कितना चेंज हुआ था, 4 यूनिट, और यहाँ 6 यूनिट। अब देखो 3 से 4 तक आए तो कितने यूनिट चेंज हुआ, 8, और 4 से 5 तक आए तो कितने यूनिट चेंज हुआ है, 10। अब देखो जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं, एक एडिशनल इनपुट अपन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो जो होने वाला
प्रोड्यूस है, जो प्राप्त होने वाला प्रोड्यूस है एक एक्स्ट्रा यूनिट से, वो क्या हो रहा है पहले की कंपेयर में ज़्यादा हो रहा है। जैसे इस यूनिट ये अपन ने क्या किया, चेंज किया है तो 4, अगला चेंज किया अपना 1 यूनिट 6, अगले से 8, अगले इससे 10। तो जैसे जैसे अपन क्या है कि एक्स्ट्रा यूनिट अपने फील्ड में ऐड कर रहे हैं तो उससे होने वाला प्रोडक्शन क्या है प्रीवियस यूनिट से ज़्यादा हो रहा है। तो क्या हो रहा है, व्हेन ऐड additional unit of variable factor when fixed factor, then add more and more produce than previous यूनिट। ठीक है ना। जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, एक एडिशनल यूनिट अपन क्या करते हैं, ऐड करते जाएंगे इनपुट की, तो होने वाला प्रोडक्शन क्या होगा, प्रीवियस यूनिट होगी उससे क्या होगा ज़्यादा होता जाएगा। तो इसमें देखो दो चीज़ है, एक तो क्या है टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसमें भी टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा था, लेकिन टोटल प्रोडक्शन बढ़ने की रेट क्या है इसमें इंक्रीजिंग है, मतलब 4 फिर 6 फिर 8 10। तो लेकिन उस चीज़ में डिक्रीजिंग, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या था कि ये रेट थी वो क्या थी डिक्रीजिंग थी, जैसे 16 10 4। वहीं क्या होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स में ये क्या हो रही है देखो 4 6 8 10। मतलब उसमें क्या था कि एक्स्ट्रा यूनिट अपन ऐड कर रहे थे तो जो होने वाला प्रोडक्शन था वो पिछली यूनिट से घटता जा रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है पिछली यूनिट के कंपेयर में बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट आर इंक्रीजिंग। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, एमपी क्या हो रहा है लगातार बढ़ता जा रहा है। जब जब तक एमपी बढ़ेगा जब तक तब तक ही क्या होगा अपना लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न से अप्लाई होगा। ठीक है। उस दूसरा इसमें यह भी बोल सकते हैं गेट जो टीपी होगा वो क्या होगा इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। देखो 2 6 12 20 30 ये क्या हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। अब अपने क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन पे चलते हैं। अब देखो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहाँ से था, 0 से लेकर जहाँ तक एमपी हाईएस्ट होता है वहाँ तक क्या था, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स था। तो अब इसको अगर अपन सीधा इतना इतना ग्राफ में अगर ड्राइव करें इसको, तो इसकी शेप कैसी होगी वो देखते हैं अपन। अब देखो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन को देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी शेप कैसी है वो अपन क्या वहाँ से ड्राइव करते हैं। वहाँ से लेके इसको ऐसी है। ठीक है ना। तो वो क्या है इसकी शेप, ये शेप है उसकी। तो अब देखो इसकी शेप उसकी तो क्या थी, जस्ट इसके ऑपोजिट थी। ये शेप है इसकी। ठीक है ना टीपी की। अब टीपी क्या हो रहा है यहाँ इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो इसका जो शेप है वो क्या है, कॉन्वेक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको अगर अपन मैथमेटिकली देखें तो क्या है, जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स है उसमें क्या है कि चेंज इन y1 बाई चेंज इन x1, मतलब जो x1 मतलब पहली यूनिट अगर अब इनपुट की चेंज की तो उसके रिजल्ट या ड्यू टू इस फर्स्ट यूनिट के क्या हो रहा है आउटपुट है जो क्या हो रहा है
चेंज हो रहा है। अब देखो उसके पहले के कंपेयर में क्या हो रहा है, ये ज़्यादा चेंज हो रहा है, और दूसरे के कंपेयर में तीसरे में ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और लास्ट और फाइनल जो लॉ है अपना वो क्या है, तीसरा है जो क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। ये सबसे इजी लॉ है। इसमें क्या है, जैसे जैसे अपन क्या करते हैं इनपुट में चेंज करते जाते हैं, जैसे इसका पहला यूनिट तो 10 यूनिट, दूसरा तो 20, तीसरा तो 30, चौथा तो 40, मतलब जैसे जैसे अपन क्या करते जाते हैं इनपुट में चेंज करते जाते हैं तो अपने आउटपुट में होने वाला जो चेंज है वो क्या होता है, कांस्टेंट रेट से हो रहा है। जैसे इसमें 10, 10 और 10, जैसे जैसे अपन ने क्या किया इनपुट में चेंज किया है तो जो आउटपुट में जो चेंज हुआ है वो क्या है, कांस्टेंट रेट से हुआ है। तो जो इसमें जो ग्राफ बनेगा अपना वो होगा लीनियर। क्या होगा, लीनियर। मतलब जितना इसमें चेंज होगा उतना इसमें, जितना इसमें चेंज होगा उतना ही इसमें चेंज होगा, मतलब सेम रेट से। तो यहाँ क्या होगा, एमपी बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, एमपी क्या होगा, देखो कांस्टेंट है 10 10 10, तो एमपी तो क्या है, कांस्टेंट है। जो टीपी है वो किस रेट से बढ़ रहा है, तो यही कांस्टेंट है, तो ये किस रेट से बढ़ेगा, कांस्टेंट रेट से। जो एडिशनल यूनिट है जो अपने इनपुट की वो क्या ऐड करेगी, एक कांस्टेंट, मतलब जितनी पहले यूनिट से जितना अपना आउटपुट बढ़ा है वही दूसरी यूनिट से उतना ही तीसरी यूनिट से अपना आउटपुट बढ़ेगा। ये है अपना लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। इसकी शेप क्या होती है, लीनियर होती है। इसको अगर मैथमेटिकल देखें तो क्या होगा, चेंज इन y1 बाई चेंज इन x1 इक्वल्स टू चेंज इन y2 चेंज इन x2 इक्वल्स टू चेंज इन y3 चेंज इन x3 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड तो ये क्या है अपना लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स है। ये तीनों लॉ किससे ड्राइव होते हैं, क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन से। बहुत ईजी है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, इसको ढंग से देखना। और जैसे जैसे आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम जल्दी होने वाले हैं तो सभी वीडियो को देखा करो। धन्यवाद।